हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एससीईआरटी की जो आपकी भूगोल की बुक चलती है, ठीक है, हमारी दुनिया नाम की बुक है, ठीक है, उसमें हम लोग पहली वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। पहली वीडियो में हमने पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर एक ही साथ कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग चौथा, फिर पाँचवा, छठा और सातवां, चार चैप्टर इसलिए किए हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैटर है। और देखिए, इन वीडियो को जिन लोगों ने पिछली वीडियो देखी उनको पता ही होगा, मैंने ये चार चार चैप्टर इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि लगभग अगर 6 to 8 के ही सिर्फ चैप्टर देख लें तो लगभग 150 के करीब बन रहे हैं, 140 के 9 के आसपास बन रहे हैं, मतलब 150 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है। और आपके पास समय 50 दिन का भी नहीं बचा है, क्योंकि अगर 24 अगस्त से पेपर स्टार्ट हो गए तो 50 दिन के आसपास आपके पास समय है, ठीक। और मेरा टारगेट है कि ये बुक्स आपकी 30 दिन में कंप्लीट हो जाएं। वो तभी हो सकती है जब 3-3, 4-4 चैप्टर एक साथ कंप्लीट किए जाएं, ठीक है। और देखिए, ये कहानियां जो बीच में लिखी हैं कि पटना जंक्शन पर गरीब रथ दिल्ली की ओर जाने को तैयार खड़ी है, ये सब नहीं पढ़ना है हमें सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो बहुविकल्पी होगा, एमसीक्यू होगा, 4 ऑप्शन होंगे उसके, तो लिखित पेपर नहीं होगा आपका, 4 ऑप्शन वाला होगा। तो ऐसी चीज़ आपको सिर्फ बताई जाएंगी जिससे क्वेश्चन बन सकता हो डायरेक्ट। इसके अलावा एक चीज़ और मैं कर रहा हूँ कि बीच में जैसे बिहार का पेपर है तो बिहार स्पेशल से संबंधित लगभग 20 क्वेश्चन करीब आएंगे, ये मान के चलिए। तो बिहार की कोई जगह की नाम बताया जाएगा तो वो जगह भी मैं आपको बीच में बताता चलूँगा जिससे आपको याद रहे, ठीक है। क्योंकि ऐसा केवीएस में भी हो चुका था, एनसीईआरटी से बोला गया था, एनसीईआरटी से हूबहू पर जो विषय होता है उसके बीच से चीज़ें पूछ दी गई थी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये देखिए, मैंने कहा था कि बिहार की कोई भी चीज़ आएगी वो मैं बताऊंगा। देखिए, वाल्मीकि नगर के बारे में लिखा है, हमारे वाल्मीकि नगर में घने जंगल और पहाड़ दिखाई देते हैं। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि देखिए, इन निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जंगल और पहाड़ पाए जाते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें वाल्मीकि नगर होगा तो वाल्मीकि नगर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे है, तभी गीता बोल उठी ऐसा भी किया, कभी राजगीर और जमुई की ओर आओ तब तुम्हें पहाड़ियाँ दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। तो जंगल और पहाड़ ये वाल्मीकि नगर में पाए जाते हैं और राजगीर और जमुई में पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, ठीक है। पहाड़ियाँ मतलब पाई जाती हैं राजगीर और जमुई में भी, ठीक है। तो जमुई कहाँ का है, ये भी बिहार के एक स्थान का नाम है। आगे देखते हैं। अब देखिए, पर्वत पठार के बारे में इसमें बताया गया है। अब देखिए, जो मेन चीज़ें हैं, देखिए, चिकनी मिट्टी को केवाल मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें धान की खूब फसल होती है। मतलब धान की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, वो होती है चिकनी मिट्टी, ठीक है। चिकनी मिट्टी या फिर केवाल मिट्टी, दोनों नाम भी याद रखिए। केवाल मिट्टी किसे कहा जाता है, चिकनी मिट्टी को, ठीक है। फिर है दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। दलहन की फसल कहाँ होती है, दलदली मिट्टी में, जहाँ थोड़ा दलदल टाइप में हो, ठीक। आगे देखिए, मैदान किसे कहा जाता है, मैदान कहा जाता है प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश, क्या कहलाता है, मैदान, ठीक। अब देखिए, मैदान मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपर्दन मूलक मैदान, ठीक है। वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। अब देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बन सकता है, निम्नलिखित में से अपर्दन मूलक मैदान कौन सा है, तो फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान, ये कहाँ के हैं, ये है अपर्दन मूलक मैदान के उदाहरण, ठीक है। फिर है दूसरा है निक्षेपण मूलक मैदान। तो ये कैसे बनते हैं, निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरी तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं। जैसे केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान। केरल तट के मैदान और हंगरी का मैदान निम्नलिखित में से किस मैदान के अंतर्गत आते हैं, 3 ऑप्शन में रख दिया जाएगा, रचनात्मक, निक्षेपण और समतल, ठीक है, अपर्दन मूलक, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा, तो ये आपको नोट कर लेना। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों उसको नोट कर लिया करिए, ठीक। फिर तीसरा आता है रचनात्मक मैदान। इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के द्वारा होता है, जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान। नेक्स्ट देखते हैं, पठार। पठार क्या होता है, पठार होता है आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा उसके ऊपर का भाग सपाट होता है, ठीक है। मतलब हल्का, जैसे ये जमीन है मान लीजिए और ऐसे उठा है और ऊपर से सपाट है, ठीक, ऊपर से सपाट है, इस तरीके से होता है, ठीक। तो इसका लिखा है पठार की जो ऊंचाई है वो कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। इनमें से जो मेन है वो आप लोग नोट कर लीजिए। हमारे देश में कौन सा है, दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर पठार है। देखिए, ये 2 पठार भारत के हैं जो प्रमुख हैं, ये पूछे जा सकते हैं, दक्कन का पठार और छोटा नागपुर का पठार। फिर देखिए, तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है विश्व का,
तिब्बत का पठार। और पामीर का जो पठार है उसको संसार की छत कहा जाता है। ठीक, पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। पर्वत अब क्या होता है, दीदी जी मेरे पश्चिम चंपारण जिला में भी तो पठार है। ठीक है, तो पश्चिमी जिला जो चंपारण जिला है उसमें पठार नहीं है। फिर शिक्षिका ने बताया नहीं, जिसे तुम पठार कह रहे हो वो पठार नहीं बल्कि पर्वत है, क्योंकि पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते। देखिए पठार इस तरीके से होता है, हल्का सपाट टाइप में होता है, लेकिन पर्वत ऐसे होता है। ठीक है, मतलब चोटी जैसी होती है उसकी। ठीक, तो सपाट नहीं होते, वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में भी फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। बहुत ऊंचे होते हैं इसलिए उस पर बर्फ जमी रहती है। इसमें कई नदियाँ निकलती हैं। भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियां भी निकलती हैं। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहां भी वर्षा जल के कारण नदियां निकलती हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्यों नहीं ऐसा होता है, ये आप लोग देखिए, इसकी देखिए ये हैं पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं इधर। ठीक है, अब देखिए हिमालय पर्वत की ऊंचाई अधिक होने के कारण उसके शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यहाँ पर। अब देखिए पर्वतों का आकार एक जैसा नहीं होता है। बिहार में बड़े पर्वत तो नहीं है, किंतु छोटी छोटी पहाड़ियाँ जरूर हैं, जिसे आप राजगीर, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार हिल में जाकर देख सकते हैं। तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ बिहार में कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, राजगीर, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर और मंदार में। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। ठीक, खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं। कहाँ पर, पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं, जो पर्वतों पर जो क्षेत्र होता है वहाँ पर खेत करने के लिए कैसे सीढ़ीदार खेत बनाने पड़ते हैं। ये देखिए सीढ़ीदार खेत का नमूना आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, अब देखिए पहाड़ जहाँ बर्फ जमी होती है वहाँ पर लोग स्कीइंग करते हैं। शिमला और कश्मीर में पर्यटन इसका खूब आनंद लेते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है स्कीइंग कहाँ की जाती है, शिमला और कश्मीर, या फिर कह सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर बर्फ पड़ती हो। जैसे ये देखिए ये स्कीइंग लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए पर्वत के बारे में, अब पर्वत के बारे में जान लीजिए। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, पहला देख लेते हैं। इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होता है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत। ठीक है, तो वलित पर्वत कैसे होते हैं के उदाहरण कौन है, भारत का हिमालय पर्वत और दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत। ठीक, एंडीज पर्वत कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में, ऐसे आप लोग लिख लीजिए अपने में। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती हैं, 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, इस ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत्थ पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है। ये किसका है, भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा पर्वत। ठीक, ज्वालामुखी पर्वत, अब देखिए ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। इटली का जो विसुवियस पर्वत है वो इसका उदाहरण है। ठीक है, भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइसलैंड, बैरन द्वीप जो है, बैरन द्वीप कहें या हिंदी में, या बैरन आइसलैंड कहें, में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत पाया जाता है, बैरन द्वीप या बैरन आइसलैंड। ठीक है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का ये उदाहरण है। फिर देखिए वलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपरदन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में वे ये अवशिष्ट पर्वत कहे जाते हैं। जैसे अरावली का जो पर्वत है वो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। बस इतने ही यहाँ पर, बस इस चैप्टर में, पहले चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। अब दूसरा चैप्टर 4th चैप्टर में सिर्फ इतना थी। अब 5वां चैप्टर भी इसके आगे कर लेते हैं, 6ठा 7वां भी कर लेते हैं। अब ये देखिए ये है 5वां चैप्टर। ठीक है, 5वां चैप्टर है। 4थे चैप्टर में अच्छा खासा मैटर था, 5वें में बहुत थोड़ा है, फिर 6ठे में बहुत मतलब अच्छा खासा आपको जो 6ठा चैप्टर है उसमें ज़्यादा मैटर इससे भी ज़्यादा मिलेगा, जो 4th से भी ज़्यादा। ठीक है, तो सिर्फ वो चीज़ें देख लेंगे जो काम की हैं। ठीक, इसमें बहुत कम है। आप लोग ये देख सकते हैं दिशाओं के बारे में कि कितनी दिशाएं होती हैं। यहाँ पर तो मान लो ये एक तरीके से चित्र बना है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 दिशाएं होती हैं, तो 10 दिशाओं के बारे में आप लोग जान लीजिए। जानकारी देखो, 4 तो आपको पता ही है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये कौन प्रमुख दिशाएं होती हैं। इनके अलावा उत्तर तथा पूरब के बीच उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण तथा पश्चिम के बीच दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम तथा उत्तर के बीच उत्तर पश्चिम दिशा होती है। जब आप किसी स्थान पर खड़े होते तो आपके सिर के ठीक ऊपर की दिशा जेनित,
आकाश और पैर के नीचे की दिशा नादिर पाताल कहलाती। इस तरह कुल 10 दिशाएं होती हैं, 10 होती हैं। देखिए 8 तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एक हो गए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये तो 4 प्रमुख हो गए। फिर उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, ये देखिए 4 4 8 हो गए। और 2 और अगर आप खड़े होंगे तो एक आसमान की तरफ, उसको कहा जाता है जेनिथ, ठीक है। ऊपर की दिशा को क्या कहा जाता है? जेनिथ। और नीचे की दिशा पाताल को कहते हैं नादिर। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और अब देखिए थोड़ा सा ही और है यहाँ पे कि भारत के चारों दिशाओं में क्या है। जैसे भारत ऐसे बना है मान लीजिए, तो भारत के उत्तर में क्या है? सबसे ऊपर क्या है? यहाँ पर होगा आपका हिमालय पर्वत, उत्तर में है हिमालय पर्वत। दक्षिण में नीचे हिंद महासागर है, नीचे हिंद महासागर है। पूरब में आपके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी मिल जाएगी, ठीक। और इधर साइड में अरब सागर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये याद रखिएगा, पूरब में बंगाल की खाड़ी होगी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक। तो ये देखिए, ये आपका 5वां चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आप 6ठे और 7वें को भी देख लेते हैं। अब देखिए 4th और 5th चैप्टर हो गया, अब 6th चैप्टर की बारी आ गई। इसमें हम लोग देख लेते हैं। ये है पृथ्वी और ग्लोब, ठीक। इसमें काफ़ी अच्छा मैटर है। किसी भी स्थान पर खड़े होकर अगर दूर तक निगाह डाली जाए तो ऐसा लगेगा कि कुछ दूरी पर जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं। इसे क्षितिज कहते हैं। ऐसा इसलिए नजर आता है क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है। हिंदी में भी वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जाता है कि जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हों उसे क्या कहा जाता है? क्षितिज, ठीक है। आगे देखते हैं। चांद पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति अमेरिका के थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे। और अंतरिक्ष में पहुंचने वाले कौन थे? यूरी गागरिन, ठीक। आगे देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उन्हीं को देखेंगे और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखिए महादेश, जिसे देखिए महाद्वीप जिसे बोला जाता है, ठीक है। जैसे कौन कौन से होते हैं? एशिया महाद्वीप, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप होते हैं। महादेश इन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सबसे बड़ा एशिया होता है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक। तो ये हो गए महादेश। महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। इसमें दिखा है कि 4, इन्होंने सिर्फ 4 महासागर बताए। इन्होंने लिखा है महासागरों की कुल संख्या 4 है, ठीक है। हालांकि देखिए कुछ देशों में 4 माने जाते हैं, कुछ देशों में 5 माने जाते हैं। उसमें अंटार्कटिक महासागर भी एक और जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत, अब लिखा महासागरों की कुल संख्या 4 है। ये बहुत गहरे होते हैं। इसकी औसतन गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। ये नोट कर लीजिए, महासागरों की औसतन गहराई जो होती है वो 4 किलोमीटर तक होती है। आगे है आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर भी कहते हैं क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। किसको कहते हैं उत्तरी एवं दक्षिणी हिम महासागर? आर्कटिक महासागर को। आगे देखते हैं अक्षांश रेखाएं। अब देखिए यहाँ पर शुरू हो रहा है। इस प्रकार पृथ्वी को भी उत्तरी एवं दक्षिणी 2 बराबर भाग में बांटने वाली रेखा या वृत्त भूमध्य रेखी वृत्त होती है, ठीक है। 2 भागों में जो बराबर बांट देती है वो उत्तरी एवं दक्षिणी रेखी वृत्त होती है। अब देखिए भूमध्य रेखी वृत्त को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा वृत्त होता है। इस रेखा से उत्तर का भाग, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा रेखीय वृत्त एवं किसी स्थान के बीच जो कोण होता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है तथा वहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, ठीक। अक्षांश रेखाएं, देखिए ये भूमध्य रेखा हो गई बीचों बीच से, और ये जितना ऊपर ये अक्षांश रेखा हो गई, ये अक्षांश रेखा हो जाएगी, ये अक्षांश रेखा हो जाएंगी, ये सभी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। अब देखिए भूमध्य रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक। क्योंकि ये बीचों बीच से काटती है। बीचों बीच से अगर काट रही है, यहाँ से फिर से कलर चेंज करना होगा, ठीक है। यहाँ से बीचों बीच में से जब ये काटेगी तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। इसी के आधार पे ये मापा गया। इसके ऊपर बढ़ेंगे नीचे बढ़ेंगे तो अक्षांश बदलते रहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में और इसी 0 अक्षांश से ही अन्य अक्षांशों की गणना की जाती है। विषुवत रेखा के उत्तर 90 डिग्री एवं दक्षिण के 90 डिग्री अक्षांश होते हैं, ठीक है। 23.5 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी है तो मकर रेखा हो जाएगा, उत्तरी हो जाएगा तो कर्क रेखा हो जाएगा, ठीक। फिर है 90 डिग्री उत्तरी तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ से देखिए सीधे अगर 90 डिग्री पर तो ये होगा, तो उत्तरी तरफ जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी तरफ 90 डिग्री जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये रेखाएं पूर्व से
अब देखिए गुरुजी ने अक्षांश रेखाओं की कई विशेषता बताई। ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। दो अक्षांश जो होते हैं उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, ये भी याद रखिएगा। अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान होती है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटे होते जाते, अंततः ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। ठीक, सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। यहाँ पे लिखा है दो अक्षांशों के बीच की दूरी, देखिए बीच की दूरी, जैसे दो अक्षांश है बीच में, ठीक है, तो बीच की दूरी जैसे ये बना, जैसे मान लीजिए ये बना, ठीक, तो ये जैसे अक्षांश ये बने, ठीक, ये बने, तो इनके जो बीच की दूरी है ये बराबर रहेगी, अक्षांश के बीच की दूरी बराबर रहेगी। लेकिन अक्षांश रेखाएं जो हैं, जैसे ये रेखाएं हैं, इनकी जो ऐसे ऐसे लंबाई है, ठीक है, लंबाई है ऐसे ऐसे, ये समान नहीं होंगी, सबकी कम ज़्यादा होंगी। ठीक, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। गुरुजी ने ग्लोब हाथ में लिया और कहा ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई हैं। ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, आप सभी को भी बताया था कि ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, और ये जो आपस में मिलाई जा रही हैं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिला रही हैं ये क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, इसमें पृथ्वी का आकार गोल है जो एक वृत्त के समान है। एक वृत्त में 360 अंश होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है, 360। इन दो देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कौन सी, एक 0 डिग्री और 180 देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा तथा 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। देखिए ये अर्धवृत्ताकार ऐसे होती हैं। ठीक, विपरीत भाग के अर्धवृत्त मिलकर पूर्णवृत्त बनाती हैं। ये देखिए अर्धवृत्त ये हो गया और अर्धवृत्त ये हो गया, ये मिलकर पूरा वृत्त बना देती हैं। ठीक है, इनकी लंबाई समान होती है। लंबाई सबकी क्या होती है, समान होती है। जितनी ये सारे समान होती है लंबाई। ठीक, इनकी लंबाई हमेशा क्या होती है, समान होती है। इनकी संख्या 360 होती है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक, 180 देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है, इसलिए यहाँ पूरब या पश्चिम नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि बीच में होती है बिल्कुल। देशांतर रेखाएं तिथि निर्धारण में सहयोग देती हैं। 180 देशांतर रेखा को सामान्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा से पश्चिम जाने पर एक तिथि बढ़ा दी जाती है, जबकि पूरब की ओर आने पर एक तिथि घटा दी जाती है। ठीक, और आगे देखते हैं पृथ्वी के कटिबंध। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। गुरुजी ने यह भी बताया कि पृथ्वी को इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटते हैं। कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण इन्हें उष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ दिन और रात की परिस्थितियाँ सालों भर होती हैं तथा सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। ठीक, कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान मध्यम रहता है। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती है। ये पिछले चैप्टर में भी ये चीज़ें थी तो उसमें बता दिया। तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है। इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। दिन और रात की स्थितियाँ होती हैं, परंतु सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती हैं। ठीक, तो थोड़ा सा कम गर्मी पड़ती है, तो शीतोष्ण हो गया। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर ठंड पड़ती है। इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। मतलब ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, ये आपका 6 चैप्टर भी कंप्लीट होगा और 7 चैप्टर में देख लेते हैं कि कुछ होगा तो देख लेते हैं क्या है इसमें। अब ये देखिए, ये मानचित्र अध्ययन से संबंधित 7वां चैप्टर है और कक्षा 6 की जो आपकी भूगोल की है, भूगोल, ठीक है, उसमें ये 7वां चैप्टर आपका हो जाएगा इसमें। ठीक, अब इसमें देखिए बहुत कम क्वेश्चन ही आपके बन सकते हैं। सिर्फ वो चीज़ बताई जाएंगी जिससे MCQ क्वेश्चन बन सके। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये है मानचित्र या नक्शा पर 2 स्थानों पर बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। मापक किसे कहा जाता है, मानचित्र या नक्शा पर 2 स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात, ठीक है, दोनों के अनुपात को क्या कहा जाता है, मापक। ठीक, अब देखिए मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। उसमें क्या क्या आता है, भौतिक मानचित्र में क्या क्या आता है, इसमें हम पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या आता है, गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। फिर आता है थीमेटिक मानचित्र। ये क्या होते हैं, इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है, जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र और उद्योग मानचित्र। ठीक, तो मानचित्र में ये हो गया। बस इतनी ही
चीज़ें इसमें मानचित्र वाले चैप्टर में आपको बताने को थी। तो इस तरीके से आपके 7 चैप्टर भूगोल के कंप्लीट हो गए कक्षा 6 के। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, रिस्पांस ज़रूर दिया करिए, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। कुछ लोगों ने कहा था कि सर इसको पूरा कंप्लीट करवा दीजिए, व्यूज़ पर ध्यान मत दीजिए, कम आए या ज़्यादा आए। ठीक है, मैं इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।